अपनी आलीशान कार से उतरकर जैसे ही बेटे ने रास्ते में खड़े उस बूढ़े मजदूर को धक्का दिया तो उस मजदूर की जेब से एक पुरानी तस्वीर गिर गई। तस्वीर को देखते ही बेटे की चीख निकल गई और वह वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो न केवल आपकी आंखों को नम कर देगी बल्कि आपके दिल में सोए हुए संस्कारों को भी जगा देगी। यह कहानी है रिश्तों की अहमियत, पिता के त्याग और बेटे के पश्चाताप की। कहानी की शुरुआत होती है शहर के एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट निर्माण स्थल से। दोपहर की चिलचिलाती धूप थी, धूल और मिट्टी का गुबार हवा में उड़ रहा था। वहां सैकड़ों मजदूर पसीना बहा रहे थे, भारी भारी ईंटें और सीमेंट की बोरियां अपनी पीठ पर लाद कर इधर से उधर ले जा रहे थे। उसी धूल भरे माहौल में एक चमचमाती हुई काली रंग की महंगी गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी का दरवाजा खुलता है और उसमें से एक नौजवान उतरता है। नाम था उसका आर्यन। आर्यन शहर का नामी आर्किटेक्ट और उस पूरे प्रोजेक्ट का मालिक था। उसके चेहरे पर सफलता का गुरूर साफ दिखाई दे रहा था। उसके आंखों पर काला चश्मा लगा रखा था और अपने महंगे जूतों को धूल से बचाने की कोशिश करते हुए वह साइड पर मुआवना करने लगा। आर्यन को काम में जरा भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं थी। वह मजदूरों पर चिल्ला रहा था, मुंशी को डांट रहा था कि काम की रफ्तार इतनी धीमी क्यों है। तभी आयरन की नजर एक कोने में पड़ी। वहां एक बेहद बूढ़ा और कमजोर मजदूर सिर पर ईंटों का भारी तसला उठाए लड़खड़ाते हुए चल रहा था। उसकी चाल बहुत धीमी थी जिससे पीछे आ रहे अन्य मजदूरों का रास्ता रुक रहा था। यह देखकर आयरन का पारा चढ़ गया। वह गुस्से में तरमनाता हुआ उस बूढ़े के पास गया। ए बुढ़े, अगर काम नहीं होता तो घर पर बैठो, यहाँ का काम खराब कर रहे हो, तुम्हारे कारण पूरी लाइन रुकी हुई है, आर्यन ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। वह बूढ़ा मजदूर शायद ऊंचा सुनता था या फिर गर्मी और कमजोरी के कारण उसे सुनाई नहीं दिया। वह अपनी ही धुन में कांपते पैरों से चलता रहा। आर्यन को लगा कि वह मजदूर उसे अनदेखा कर रहा है। अपने में अहंकार में चूर आर्यन ने आव देखा न ताव उस बूढ़े मजदूर के कंधे पर जोर से हाथ मारा और उस तरफ एक धक्का दे दिया। धक्का लगते ही वह कमजोर शरीर संभाल नहीं पाया और वह बूढ़ा व्यक्ति मुंह के बल ईंटों के ढेर पर गिर पड़ा। उसके सिर से ईंटें बिखर गई, लेकिन जैसे ही वह गिरा उसकी फटी हुई शर्ट की जेब से एक छोटी सी पुरानी और धुंधली हो चुकी तस्वीर निकलकर आर्यन के चमचमाते जूतों के पास आ गिरी। आर्यन ने घृणा से उस बूढ़े की तरफ देखा और फिर उसकी नज़र उस तस्वीर पर पड़ी। वह पैर से उस तस्वीर को हटाने ही वाला था कि अचानक उसकी निगाहें जम गई। उसका पैर हवा में ही रुक गया। उसने झुककर कांपते हाथों से उस तस्वीर को उठाया। तस्वीर में एक जवान आदमी एक छोटे से बच्चे को अपने कंधे पर बिठाया हुआ मेले में खड़ा था और दोनों खिलखिलाकर हंस रहे थे। आर्यन के हाथों से पसीना छूटने लगा। उसने झटके से अपना काला चश्मा हटाया और उस तस्वीर को गौर से देखा। फिर उसने ईंटों पर गिरे उस बूढ़े मजदूर की तरफ देखा जो अब उठने की कोशिश कर रहा था और उसके चेहरे पर धूल लगी थी। आर्यन का दिल जोर से धड़का हुआ, चेहरा झुर्रियों से भरा, धूप में झुलसता हुआ चेहरा कोई और नहीं बल्कि उसके अपने पिता दीनानाथ का था। वही पिता जिन्हें आर्यन 5 साल पहले गांव में यह कहकर छोड़ आया था कि अब मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ, आप मेरे स्टेटस के साथ फिट नहीं बैठते। दोस्तों, आखिर एक बेटा इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है और एक पिता अपने ही बेटे की साइड पर मजदूरी क्यों कर रहा था? इस रहस्य को जानने के लिए कहानी को अंत तक सुनना बहुत जरूरी है। और हाँ, अगर आप भी अपने माता पिता से प्यार करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आपका एक लाइक माता पिता के लिए सम्मान है। कहानी 5 साल पीछे जाती है। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में दीनानाथ अपनी छोटी सी खेती बाड़ी करके अपना घर चलाते थे। पत्नी के गुजर जाने के बाद दीनानाथ ने अपने बेटे आर्यन को ही अपनी दुनिया बना लिया था। दीनानाथ खुद घटे कपड़े पहनते लेकिन आर्यन को हमेशा नए कपड़े दिलाते। वह खुद रूखी सूखी खाते लेकिन आर्यन की थाली से हमेशा घी चुपड़ी रोटी होती। आर्यन पढ़ाई में होशियार था, उसमें इंजीनियरिंग करने की जिद थी। गाँव के हालात ऐसे नहीं थे कि दीनानाथ उसे शहर भेज सके, लेकिन बेटे की जिद और उसके पूरे सुनहरे भविष्य के लिए दीनानाथ ने अपनी आधी पुश्तैनी जमीन गिरवी रख दी। आर्यन शहर चला गया। शहर की हवा लगती ही आर्यन बदलने लगा। वहाँ की चकाचौंध ने उसे अपनी जड़ों से काट दिया। वह अपने दोस्तों से झूठ बोलने लगा और उसने पिता गांव में जमींदार है, वह कभी अपने दोस्तों को घर नहीं ला जाता और न ही पिता को शहर बुलाता। इंजीनियरिंग पूरी हुई, आर्यन ने एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। धीरे धीरे उसने अपना खुद का काम शुरू किया और देखते ही देखते वह शहर का बड़ा बिल्डर बन गया। इस दौरान गाँव में दीनानाथ साहूकार के कर्ज के बोझ तले दबे जा रहे थे। वह इंतजार करते रहे कि बेटा नौकरी पर लग गया है, कुछ पैसे भेजेगा तो वह जमीन छुड़ा लेंगे, लेकिन आर्यन ने पैसे भेजना तो दूर, फोन करना भी काम कम कर दिया। एक दिन दीनानाथ अपनी पुरानी पोटली लेकर गाँव की बस पकड़कर शहर आए। बहुत खुश थे, वह अपने बेटे की सफलता देखना चाहते थे। बड़ी मुश्किल से पता ढूंढते हुए वह आर्यन के आलीशान ऑफिस पहुंचे। वहां का कांच का गेट और एसी की ठंडक देखकर दीनानाथ सहम गए। उनके कपड़े मैले थे, पैरों में हवाई चप्पल थी। रिसेप्शन पर खड़े गार्ड ने उन्हें रोक दिया। कहाँ जा रहे हो बाबा? भीख मांगनी है तो बाहर जाओ। दीनानाथ ने हाथ जोड़ कहा, नहीं बेटा, मैं भीख मांगने नहीं आया, मैं आर्यन का पिता हूँ, उससे मिलने आया हूँ। उनको विश्वास नहीं हुआ। उसने एक इंटरकॉम पर आर्यन को बताया। आर्यन अपने केबिन में बड़े क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा था। जैसे उसने सुना कि उसका पिता वह भी ऐसे फटे हाल में नीचे खड़ा है, उसने शर्मिंदगी महसूस की। उसे लगा कि अगर उसके अमीर क्लाइंट ने उसके गंवार और गरीब पिता को देख लिया तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आर्यन नीचे आया। उसने अपने पिता को ऑफिस के अंदर ले जाने के बजाय पार्किंग के कोने में ले गया। पिताजी, आप यहाँ क्यों चले आए?
मैंने कहा था ना कि मैं बिजी रहता हूँ। आर्यन ने गुस्से में फुसफुसाते हुए कहा। दीनानाथ की आंखों में चमक थी। वह बेटे को गले लगाना चाहते थे। बेटा, तूने कई महीनों से फ़ोन नहीं किया, मुझे चिंता हो रही थी और साहूकार अब ज़मीन नीलाम करने की धमकी दे रहा है। मैंने सोचा तो कुछ मदद कर देगा। आर्यन ने अपना माथा पीटा। पैसे पैसे पैसे, आपको बस पैसों की पड़ी रहती है। मैंने अपनी मेहनत से यह सब खड़ा किया है। अभी मेरे पास फालतू पैसे नहीं है और प्लीज़ ऐसे होलिये में यहाँ मत आया करो। लोग क्या सोचेंगे कि आर्यन मल्होत्रा का बाप एक भिखारी जैसा दिखता है। दीनानाथ सन्न रह गया। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी जवानी, अपनी ज़मीन, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वह आज उन्हें भिखारी कह रहा था। दीनानाथ की आंखों में आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हुए कहा, बेटा, मैं तो बस तुझे देखने आया था। मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए, रख ले अपनी दौलत। दीनानाथ वहां से मुड़ गए। आर्यन ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। उसे लगा चलो बला टली। उसने सोचा पिता वापस गाँव चले जाएंगे, लेकिन उसे क्या पता था कि विधि का विधान कुछ और ही है। दोस्तों, माता पिता की खामोशी में जो दर्द छिपा होता है उसे हमें समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती। क्या आर्यन कभी समझ पाएगा कि उसमें क्या खो दिया? कहानी के इस भावुक मोड़ पर मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपने कमेंट बॉक्स में माता पिता जरूर लिखें, ताकि हमें पता चले कि आप अपने संस्कारों से जुड़े हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। समय बीतता गया, 5 साल गुजर गए। आर्यन अब करोड़पति बन चुका था। उसने एक अमीर घर की लड़की से शादी कर ली थी। गांव में उसका नाता पूरी तरह टूट चुका था। उसे खबर भी नहीं थी कि उसके पिता गांव में है या नहीं। और आज आज वही पिता उसकी अपनी ही साइट पर ईंटें ढोने का काम कर रहा था। आर्यन की आंखों के सामने अब वह सारा मंजर गुजर गया। वह वर्तमान में लौटा। उसके हाथ में वही बचपन की तस्वीर थी। दीनानाथ अभी जमीन पर पड़े थे। कोहनी छिल गई थी और खून बह रहा था। आर्यन का गला रूंध गया। पिताजी, उसके मुंह से बड़ी मुश्किल से आवाज़ निकली। दीनानाथ ने आवाज़ हुई। उन्होंने सिर उठाकर देखा। उनकी बूढ़ी मोतियाबिंद वाली धुंधली आंखों ने उस सूट बूट वाले साहब को देखा। पहले तो वह पहचान नहीं पाया, लेकिन फिर पिता की ममता ने बेटे को पहचान लिया। लेकिन इस बार दीनानाथ की आंखों में खुशी नहीं, डर था। वह हड़बड़ा कर उठने लगे। माफ़ करना साहब, मुझसे गलती हो गई। मैं अभी काम पर लगता हूँ। मेरी दिहाड़ी मत काटना साहब, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। दीनानाथ ने आर्यन को नहीं पहचाना था, या शायद पहचान कर भी वह उस रिश्ते को याद नहीं करना चाहते थे जिसने उन्हें इतना अपमानित किया था। वह बस गिड़गिड़ा रहे थे कि उनकी दिहाड़ी ना काटी जाए। यह शब्द आर्यन के सीने में खंजर की तरह चुभे। पिताजी, मैं हूँ आपका आर्यन। वह चीखा और दौड़कर अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा। उसका महंगा सूट धूल में सन गया। वह फूट फूट कर रोने लगा। वहाँ खड़े मजदूर और आर्यन का स्टाफ हैरान होकर देख रहा था। वह सख्त मालिक, जो कभी किसी के सीधे मुंह बात नहीं करता था, आज एक मजदूर के पैरों में पड़ा बच्चों की तरह रो रहा था। दीनानाथ ठिठक गया। उन्होंने अपने कांपते हाथ बेटे के सिर पर रखे। आर्यन बेटा, तू? आर्यन ने रोते हुए पूछा। पिताजी, आपकी यह हालत कैसे हुई? आप गांव क्यों नहीं गए? आप यहाँ मजदूरी क्यों कर रहे हैं? आर्यन, और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? दीनानाथ ने गहरी सांस ली और जो बताया उसे सुनकर आर्यन की रूह कांप गई। दीनानाथ ने कहा, बेटा, उस दिन जब तूने मुझे ऑफिस से लौटा दिया था, मैं स्टेशन गया था गांव जाने के लिए, लेकिन वहां मुझे गांव के ही एक आदमी से पता चला कि साहूकार ने हमारी जमीन और घर दोनों कब्जे में ले लिए हैं। क्योंकि मैं कर्ज नहीं चुका पाया, मेरे पास रहने को छत नहीं बची थी। मैं तुझे यह बात बताकर और परेशान नहीं करना चाहता था, तो अभी अभी बड़ा आदमी बना था और तेरे जीवन में बोझ नहीं बनना चाहता था। दीनानाथ की आवाज़ भर्रा गई। मैं यही शहर में रुक गया। मैंने सोचा कि मेहनत का मजदूरी करके पेट पाल लूंगा। पिछले 5 सालों से मैं अलग अलग साइट पर काम कर रहा हूँ, और यह तस्वीर मैं अपनी जेब में इसलिए रखता हूँ ताकि जब भी थक जाऊँ तो तेरा यह हंसता हुआ चेहरा देखकर मुझे ताकत मिल जाए। मुझे गर्व होता है कि यह जो बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, इनका मालिक मेरा बेटा है। मैं जानबूझकर तेरी ही कंपनी की साइट पर काम मांगता था, ताकि दूर से ही सही मुझे तुझे अपनी गाड़ियों में आते जाते देख सकूं। मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी था बेटा। आर्यन सन्न रह गया। उसका पिता, जिसे उसने धक्के मार कर निकाला था, वह अपना घर बार खोने के बाद भी सिर्फ अपने बेटे की एक झलक पाने के लिए इस बुढ़ापे में उसी के प्रोजेक्ट पर ईंटों ढो रहा था। वह भी बिना अपनी पहचान बताया था कि बेटे की बदनामी ना हो। ऐसा निस्वार्थ प्रेम सिर्फ एक पिता ही कर सकता है। आर्यन को अपने आप से घृणा होने लगी। उसकी सारी दौलत, सारी शोहरत, सब उस धूल भरी जमीन पर पड़े अपने पिता के सामने कचरा लगने लगी। उसने अपने पिता के दोनों हाथ पकड़े। वे हाथ सख्त थे, उनमें छाले पड़े थे, सीमेंट से कटे हुए थे। आर्यन ने उन हाथों को अपने आंसुओं से धो दिया। उसने कहा, पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अंधा हो गया था। दौलत ने मेरी मत मार दी थी। मैं भूल गया था कि मैं आज जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। आपने मेरे लिए अपना घर खो दिया, और मैंने आपको क्या दिया? सिर्फ अपमान। आर्यन ने वहाँ खड़े सभी मजदूरों के सामने ऐलान किया। उसने अपने स्टाफ से कहा, ये सिर्फ मजदूर नहीं है, ये मेरे भगवान है, ये मेरे पिता हैं। आर्यन ने उसी वक्त अपने पिता को गोद में उठाया। हाँ दोस्तों, वही बेटा जो कभी साथ चलने में शर्म महसूस करता था, आज अपने मैले कुचैले पिता को गोद में उठाकर अपनी आलीशान कार की पिछली सीट पर बैठा रहा था। दीनानाथ संकोच कर रहे थे कि सीट गंदी हो जाएगी, लेकिन आर्यन ने कहा, यह कार, यह बंगला, यह सब आपकी धूल के बराबर भी नहीं है पिताजी। आर्यन अपने पिता को घर ले गया। उसने अपनी पत्नी को सारी सच्चाई बताई। उसकी पत्नी, जो खुद एक अच्छे परिवार से थी, उसने जब ससुर की हालत और त्याग सुना तो वह भी रो पड़ी। उन दोनों ने मिलकर दीनानाथ की सेवा की। आर्यन ने सबसे पहले गाँव जाकर अपनी पुश्तैनी जमीन और घर दुगनी कीमत देकर वापस खरीदा और उसे अपने पिता के नाम कर दिया। लेकिन दीनानाथ ने गाँव जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मेरा घर अब वही है जहाँ मेरा बेटा है। आर्यन
अब बदल चुका था। उसने अपनी कंपनी के मजदूरों के लिए एक विशेष फंड शुरू किया और बुजुर्ग मजदूरों के लिए काम करने की उम्र सीमा तय की, ताकि किसी और के पिता को इस उम्र में ईंट न ढोनी पड़े। निष्कर्ष और सीख दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया की कोई भी डिग्री, कोई भी पद या पैसा आपके माता पिता के आशीर्वाद से बड़ा नहीं होता। माता पिता पेड़ की उस जड़ की तरह होते हैं जो खुद मिट्टी में दबे रहते हैं, ताकि आप रूपी तना और शाखाएं आसमान छू सके। जिस दिन आप जड़ को काट देंगे उस दिन आपका सुख न तय है। चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, अपने माता पिता को समय दीजिए, उन्हें सम्मान दीजिए, क्योंकि एक बार वे चले गए तो पूरी दुनिया की दौलत देकर भी आप उन्हें वापस नहीं ला सकते। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आर्यन को माफ़ी मिलनी चाहिए थी? अपनी राय जरूर लिखें। और जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। अपना ख्याल रखें और अपने माता पिता का भी धन्यवाद।